हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि लेटर्स का भी यूज़ होता है, जिन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अलजेब्रा नंबर के साथ में इसमें लेटर्स का भी यूज़ होता है। अब इसमें टू टाइप की थिंग्स होंगी, टू टाइप्स की चीज़ें होंगी। एक तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स तो वो नंबर है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अगर हम 3 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि इनकी वैल्यू कितनी है। हम कहीं भी इन्हें लिखा देखेंगे, हम समझ जाएंगे कि इनकी वैल्यू कितनी है, मतलब कि इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वो लेटर्स होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, m हो गया, n हो गया। इनका भी नंबर्स के साथ में, कांस्टेंट के साथ में इनका भी यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे कांस्टेंट्स क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, और ये हो गए हमारे वेरिएबल्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सम इनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ये दूसरे कई फैक्टर्स के ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है, मतलब दे डोंट हैव फिक्स्ड वैल्यू। अब जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स कंबाइन हो जाते हैं तो दे बन जाते हैं, वो हो जाते हैं टर्म्स। तो जैसे टर्म्स है, तो जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3x तो ये एक टर्म हो गई। अगर मैंने लिख दिया 5 तो ये भी एक टर्म हो गई, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाते हैं, और जब ये टर्म आपस में साइन के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे मैं लिख दूं 3x + 5y, तो ये बीच में एक साइन भी आ गया, और इसके कारण अब हम इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जब कई टर्म्स साइन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है तो वो बन जाती है एक्सप्रेशन। इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितनी भी लंबी हो सकती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसमें ये बन गई है हमारी एक्सप्रेशन। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स वो होती हैं, जैसे मैं लिखती हूँ 3x और दूसरा मैंने लिख दिया 5x। अब आप देख रहे हो कि इसमें वेरिएबल जो है वो भी सेम है, दोनों में x वेरिएबल है, और दोनों में जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो भी सेम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिख दें कि 5y² और दूसरा लिख दिया मैंने 8y², तो इस केस में भी वेरिएबल तो दोनों में y है और दोनों की पावर जो है वो भी 2 है, सेम है। अगर वेरिएबल भी सेम होता है और उसकी पावर भी सेम होती है तब हम बोल सकते हैं कि दे आर लाइक टर्म्स। तो ये लाइक टर्म्स हो गए। अब अनलाइक टर्म्स कैसे होंगे? अनलाइक टर्म्स इसके अपोजिट हो गए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 3x और 5y लिख रही हूँ, तो इसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल y है, वेरिएबल ही चेंज हो गया, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गई। अब अगर मैं लिख देती हूँ 3x² और दूसरा मैं लिख देती हूँ 5x³, अब इसमें वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर जो है वो चेंज हो गई है, तो ये भी क्या हो गई है? अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स वही होंगी जिनमें वेरिएबल भी सेम होगा और पावर भी सेम होगी। अनलाइक टर्म उससे अपोजिट होगी जिनमें वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है या उनकी पावर डिफरेंट हो सकती है। अब हम दिए हुए पैटर्न में रूल क्या फॉलो हुआ है ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इसमें ये ईयरबड्स का यूज करके स्क्वायर बनाए गए हैं। अब 1 स्क्वायर बनाने के लिए कितने ईयरबड लगे हैं? 1 स्क्वायर बनाने के लिए हमें लगे हैं 4, ठीक है। अब अगर 2 बनाने के लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 बनाने के लिए लगे हमें 7। 3 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 को बनाने के लिए हमें लगे हैं
10 और 4 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अगर 4 बनाने हैं तो हमें लगे हैं इसमें 13 ईयरबड। ठीक है, अब इसके लिए अकॉर्डिंग हम एक रूल अगर बन जाता है तो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इतने स्क्वायर बनाने के लिए कितने ईयरबड का यूज हुआ है। अब जैसे 1 के लिए 4 हुए हैं, 2 के लिए 7, 3 के लिए 10 और 4 के लिए 13। अब अगर इसमें हम रूल देखेंगे तो हर इसको देखेंगे ध्यान से तो हमें पता क्या चल रहा है कि जितने स्क्वायर बने हैं उनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देते हैं तो ये क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ स्क्वायर n को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें +1 कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, नंबर ऑफ ईयरबड्स कितनी यूज हुई हैं। ठीक है, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें भी अगर देखेंगे हमने जैसे 1 लिखा तो 1 × 3 किया और +1 किया, कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ ईयरबड कितने लगे 4। अगर हमें एक स्क्वायर बनाना है 2 के लिए अगर n के प्लेस पे 2 लिखते हैं तो 2 × 3 +1 किया तो ये कितना हो गया, 2 × 3 6 और +7। लो, तो ये एक रूल बन गया। क्या रूल बन गया कि n × 3, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर, और +1 करते हैं तो हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ ईयरबड्स। तो कितने भी स्क्वायर बने हैं और अगर आपसे पूछा है कि कितने ईयरबड्स यूज हुए हैं या मैच स्टिक यूज हुई है, कुछ भी यूज हो सकता है, स्ट्रॉज यूज हुई हैं, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू अगर स्क्वायर बन रहे हैं बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला रूल फॉर्म हो गया है ना। तो इस तरीके से हम रूल फॉर्म कर सकते हैं। अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न में आप देखोगे इसमें हमें रूल इसमें भी बनाना है। तो ये x की वैल्यू 4 होती है तो y की हो जाती है 13। ठीक है, x की वैल्यू 5 होती है तो y की वैल्यू हो जाती है 16। x की 6 होती है तो ये 19, x की 7 होती है तो ये 22। अब हम देखेंगे क्या है भाई, 4 होती है तो 13, क्या डिफरेंस दिख रहा है, कितने नंबर का डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो इसमें अगर आप देख रहे हो जैसे 4 3 जा 12 और +1। ठीक है, 5 में देखा 5 3 जा 15 +1, 6 3 जा 18 +1, 7 3 जा 21 +1। तो क्या y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है x की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 से, और प्लस क्या कर दे रहे हैं उसमें 1 प्लस कर दे रहे हैं। तो y की वैल्यू कैसे आ रही है, ये एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया हमारा, x × 3 + 1। समझ गए। तो ये आपको सारी जो ऑब्जर्वेशन है इनको ध्यान से देखना है और फिर पता करना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो सकता है। तो इस पैटर्न में कौन सा रूल फॉलो हुआ है, वो हुआ है x × 3 + 1। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। इसमें हमें रूल तो दे दिया गया है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है b की। अब a की वैल्यू 21, 19, 17, 15। अब फॉर्मूला कौन सा फॉलो करना है हमको, b की वैल्यू = a - 6, कि जो a की वैल्यू है उसमें से -6 करना है। ठीक है, अब a कितना है, जैसे b की वैल्यू निकालनी है आपको, तो a की वैल्यू आपने 21 है तो 21 में से -6 किया, कितना आया 50। ठीक है, अब दूसरे के लिए निकालेंगे। इसमें a की वैल्यू कितनी है 19, 19 में से 6 माइनस किया, कितना आया भाई 13। अब तीसरे के लिए निकालते हैं, तो इसमें अगर 17 में से -6 किया तो कितना आया 11, और आपने 15 के लिए निकाला तो a की जगह पे आपने 15 लिखा, -6 किया, क्या वैल्यू आई 9। तो ये हमारा पैटर्न हमने पूरा कर लिया। अब हम देखेंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे दिया है फर्स्ट है ट्वाइस अ नंबर एडेड टू द नंबर रिजल्ट्स 33। ट्वाइस अ नंबर मतलब टू, सपोज नंबर इज एक्स और इसको ट्वाइस अ नंबर करना है मतलब मल्टीप्लाई इट विथ 2। एडेड ट्वाइस अ नंबर एडेड टू द नंबर, ट्वाइस अ नंबर एडेड टू द नंबर और इसी नंबर से हमको ऐड करना है। ठीक है, रिजल्ट्स 32। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस x इज इक्वल टू 33। ठीक है, दूसरा देखते हैं 4 टाइम्स अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 50। तो 4 टाइम्स अ नंबर का क्या मतलब हो गया, सपोज द नंबर इज x तो 4x हो गया, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से करना है भाई, 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है। और क्या रिमाइंडर बचता है, बचता क्या है, वो बचता है 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 4x इज इक्वल टू 2। तीसरा देखते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर इज 7। 1/5 तो 1/5 सपोज द नंबर इज x, वो किसके इक्वल है, 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अब सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, सपोज कॉस्ट प्राइस को हम CP के फॉर्म में लिख देते हैं, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम P लिख लेते हैं, सिर्फ P। तो CP कॉस्ट प्राइस हो गई, प्रॉफिट P हो गया। ये किसके इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं सेलिंग प्राइस SP। इनको भी हमने वेरिएबल्स यूज करके लिख लिया। तो इस तरीके से हम ये एक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब सम ऑफ 3 क्वांटिटीज x, y, z डिवाइडेड बाय 3। तो यहां तक जो है, क्योंकि बीच में इक्वल साइन आ रहा था, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बन रही थी। अब यहाँ पे तो सम ऑफ 3 क्वांटिटीज x, y, z डिवाइडेड बाय 3, इसमें इक्वल्स नहीं है तो इक्वेशन नहीं फॉर्म होगी, सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर्म होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ 3 क्वांटिटीज, तो x प्लस y प्लस z और डिवाइडेड बाय 3, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, half of z subtracted from the sum of x and y। हाफ ऑफ z, हाफ ऑफ z कैसे होता है, जैसे z को हमने हाफ कर लिया, इसके नीचे 2 लिख दिया। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ x एंड y। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, सम ऑफ x एंड y में से। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गई है। ओके, 4 लेस देन थ्राइस अ नंबर इज 26। 4 लेस देन थ्राइस अ नंबर, अगर थ्राइस अ नंबर 3x हो गया, नंबर x है तो थ्राइस अ नंबर 3x हो गया। 4 लेस करना है, 4 अगर उसमें से कम कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 26 के इक्वल। ठीक है, अब एक और है, अ नंबर एडेड टू 19 रिजल्ट्स 46। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो सपोज द नंबर इज x एडेड टू 19, ऐड कर देंगे 19 तो क्या बन जाता है, रिजल्ट मतलब किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज 46। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं, a इज डिक्रीज बाय 15। ये तो ये एक्सप्रेशन बनेगी, a को डिक्रीज करना है मतलब कम करना है, तो a को डिक्रीज कर दिया बाय 50। अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर उनके बीच में इक्वल का साइन लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने अल्फाबेट्स का भी यूज किया है, वेरिएबल्स भी उसमें हैं। तो ये हो गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 21। अब इसमें क्या है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये साइड हो गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये हो गई है हमारी राइट हैंड साइड। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें हम x में ऐसी कौन सी वैल्यू रखते हैं, x की क्या वैल्यू यूज करें कि ये इक्वल हो जाए 21 के। अब आप सोचो कि 9 को किससे ऐड करें कि 21 हो जाए,
ठीक है, 9 को किससे ऐड करें कि 21 हो जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि 12 से ऐड करें, तो x की वैल्यू अगर हम 12 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सही हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट। तो 12 क्या हो जाएगा, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दिख रहा है 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब इसमें हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि वो 8 हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के। तो इसको भी हम सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। तो हम नीचे करके देखते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम लगाएं रखें कि जिससे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला वाला अगर हम देखते हैं तो ये है x प्लस 9 इज इक्वल टू 21। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, क्या रखना है। तो जब ये यहां से 9 को हम यहां लेके आएंगे, 9 को यहां लाएंगे तो इसका साइन जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिंग हो गया। एक इक्वल के साइन के इधर से इधर या इधर से इधर आते हैं तो उस नंबर का या टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो 9 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो गया 21 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो अगर हम x को 12 रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, ये क्या है 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब इसमें 5 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 5, मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 का x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब इक्वल के साइन के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड। तो हम लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 8 इंटू 5 और ये 2 का डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड। अब 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो गया 5 4 जा 20। इसका मतलब है अगर हम x के प्लेस पे 20 लिख देंगे तो ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा।